हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करेंगे। 10वीं क्लास में सभी स्टूडेंट्स, एक बार हमने इस चैप्टर का एक वीडियो तो डाला था, ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट ये जो धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है उस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो 30% सिलेबस की कटौती की गई है, ठीक है, उसमें ये टॉपिक ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसलिए यह टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स गौर से पढ़िए और याद भी रखिए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 20 तत्व जो होते हैं हमारे, वो याद ही हो गए, क्योंकि वो सारे तत्व आपको 8वीं 9वीं कक्षा में आ चुके हैं। और मैंने आपको एक बार 1 से लेके 20 तत्वों को कैसे याद रखा जाता है उसके बारे में भी एक चाबी बना के दी थी। शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए मैं वापस आपको याद दिला दूँ वो चाबी कौन सी थी। वो चाबी ये थी, हाहिली बेबो काना ओफनीसो में ए सीफो सक आपो के। ओके, ये जो मैंने चाबी बताई आपको, इसमें 1 से लेके 20 तत्व आ चुके हैं, ठीक है। चाबी में कुछ नहीं, जो भी तत्व है उसका पहला अक्षर ले लीजिए और ये चाबी बनाई है हमने। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि भाई धातुओं की अभिक्रिया है वो कैसे होती है। तो 9वीं कक्षा में अध्ययन के लिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करिए आप, कैसे वो इलेक्ट्रॉन देते थे लेते थे, उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये सब आप याद कीजिए। और हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। दोस्तों याद रखिए आप, धातु हो चाहे अधातु हो, वो रासायनिक अभिक्रिया तब भी करेगी जब उसकी जो बाहर वाली कक्षा है, मतलब संयोजकता कक्षा है, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो अभिक्रिया करेगी। अगर वो कोश पूर्ण हो गया, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है वो, तो कोई अभिक्रिया करेगी नहीं। और हमने बताया भी था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गया है कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो सारणी 3.3 ये है, ये सारणी दी गई है। देखो आप, ये सारणी के बारे में हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। तो ये सारणी में आप देख सकते हो कि वो उत्कृष्ट गैस, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 है, तो उसमें पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। नियॉन का है 10, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8। नेक्स्ट आर्गन का है 18, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, हो गए 18।
ये है गैस। अब धातुएं है उसमें क्या है, तो देखो धातु तो सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो उसकी आप इलेक्ट्रॉन रचना देखने जाओ तो 2, 8 और 1, के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8 और एम कक्षा में 1। मैग्नीशियम तो 2, 8, 2, एल्यूमिनियम तो उसका परमाणु क्रमांक है 13, तो 2, 8, 3। पोटेशियम 19 है, तो देखो 2, 8, 8, 1। ओके, कैल्शियम तो उसमें 20, तो 2, 8, 8, 2। ये हो गई धातुएं। अब देखते हैं अधातुएं। तो अधातु में देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो उसकी इलेक्ट्रॉन रचना होगी 2 और 5। ऑक्सीजन तो उसका 8 है, तो उसकी होगी 2, 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन का है परमाणु क्रमांक कितना, 9, तो वो कितना होगा, 2, 7। फॉस्फोरस तो उसका है 15, तो 2, 8, 5। सल्फर उसका है 16, तो 2, 8, 6। क्लोरीन तो उसका है 17, तो 2, 8, 7। ठीक है, 4 कक्षाएं होती है, के, एल, एम और एन। इसके बारे में हम डीप में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि भाई इसमें कौन सी गैस है, कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। और ये सभी तत्व अभी मैंने जो आपको 1 से लेके 20 तत्वों की जो चाबी बताई ना, वही है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो सारणी में हम देखते हैं कि भाई सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो हमने देखा कि उसका है 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तब एल कोश बाह्यतम कोश बन जाता है। अब एम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, चलो वो किसी को दे दिया, तो अब बाह्यतम कोश कौन हो गई, एल हो गई। अब एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो अब इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। हमें पता है कि भाई परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और उसकी बाह्यतम कक्षा में इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 प्रोटॉन तो हो गए ही। इलेक्ट्रॉन 11 ही थे, लेकिन उसने एक किसको दे दिया, तो अब हो गए 10। तो 10 होने के कारण अब प्रोटॉन है वो धन आवेश और इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश। तो अब 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब धन आवेश की अधिकता होती है, इसलिए सोडियम धन आयन Na+ प्रदान करता है। आप सिंपल याद रखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी को, तो वो धन हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, जो धनवान होता है वही किसी को दान देता है कि नहीं, तो बस जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो खुद धन बन जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो अब क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमें पता है, देखो 17, तो उसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब देखो इसको उसकी अष्टक रचना है वो पूर्ण करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 तो है ही, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो उसकी अष्टक रचना है वो पूर्ण कर सकता है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। अब देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉन रचना है 2, 8, 1, क्लोरीन की है 2, 8, 7। उसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है। इसका मतलब ये हो कि अगर सोडियम खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो दोनों की अष्टक रचना पूर्ण हो जाती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में अब प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बन जाता है, ऋण। तथा इसके K, L, M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देख लो खुद ही,
क्लोरीन 288 तो हो गए 18। इससे क्लोराइड ऋण आयन Cl-, देखो माइनस आया, क्या आया? माइनस, इसलिए वो क्लोराइड आयन प्राप्त करता है। इसका मतलब कि भाई ये दोनों तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान हुई है और संबंध स्थापित हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन रचना आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। दो चीज़ों के बीच आकर्षक मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा तभी होगा। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ये दोनों, एक धन है एक ऋण है, दोनों आकर्षित होते हैं क्योंकि वो दोनों के विपरीत आवेश है, तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब ये दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो वो दोनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत बल से वो बंध जाएंगे और दोनों बंध जाने के बाद वो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी कि हम नमक जो खाते हैं ना वो, ओके। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। अब देखो, सोडियम और क्लोराइड जब मुक्त अवस्था में थे तब वो अणु थे, लेकिन अब वो मिक्स हो गए, दोनों ने अभिक्रिया की, मजबूत बल से बंध गए हैं, तो अब वो अणु रहे नहीं। अब क्या बन गए? विपरीत आयन का समुच्चय। आप देखो, सोडियम धन आयन, देखो Na तो 281 जब वो अणु था, अब उसने इलेक्ट्रॉन गंवा दिया, किसी को दे दिया, तो अब उसके पास रह गए 28 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है, और ऊपर प्लस हो गया क्या? सोडियम धन आयन। क्लोरीन देखो आप, जब क्लोरीन था अणु के रूप में तब 287, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने तो 288 ये आयन हो गया क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच देखो, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। सोडियम और क्लोरीन ये दोनों के बीच अभिक्रिया होकर क्या बन जाता है? NaCl। क्या बन जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन रचना है कितनी? 282, मतलब वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? 28 और ऊपर +2 लिखा जाएगा। अब मान लो मैग्नीशियम और क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं हम, ठीक है, तो मैग्नीशियम तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उसको एक ही कम पड़ रहा है, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों के बीच देखो अभिक्रिया की गई है तो Mg+2 और Cl यानी कि बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे NaCl तो सोडियम क्लोराइड है, वैसे ही MgCl2 क्यों आया? क्योंकि मैग्नीशियम के पास कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए, और इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे का टॉपिक है दोस्तों धातु की प्राप्ति, ठीक है। चलो ये भी टॉपिक आने वाला है। तो सबसे पहले कि भाई धातु है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, वो कहाँ से मिलते हैं? तो पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी के अंदर से हमें धातु मिलती है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, अभी हमने पढ़ा NaCl, वो हमें जो समंदर होते हैं उसके पानी में से मिलते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मोस्ट IMP है, 1 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है।
कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं हम? खनिज। मतलब ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, कोई इसमें मनुष्य ने कुछ किया नहीं है। ठीक है, आप ये अंडरलाइन कर लेना आपकी बुक में। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब कुछ स्थान है तो वहाँ खनिज हमें ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, तो उसे निकालना कैसा होता है? हमारे लिए लाभकारी होता है। और इस खनिजों को क्या कहते हैं हम? अयस्क। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। सक्रियता श्रेणी मतलब कौन सी धातु है वो ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी कम सक्रिय है। ठीक है, तो इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अब जो धातु पृथ्वी की भूपट्टी से मिलती है तो वो शुद्ध तो होगी नहीं, अब उसे शुद्ध करना पड़ेगा। मतलब उसमें जो मिट्टी कंकर लगे हुए हैं वो तो सब हटाना ही पड़ेगा, और फिर जाके हमें शुद्ध धातु मिलेगी। कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मतलब कुछ धातुएं है तो वो स्वतंत्र रूप में होती है, उसमें ना कोई मिट्टी या तो कोई दूसरी धातु मिक्स होती नहीं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। मतलब कोई वो जो धातु है वो दूसरी धातु के साथ मिक्स होती है, वो मिश्र धातु के रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखो, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर, ये सभी धातु आपको याद रखनी है। आपको पूछा जाए कि भाई कौन कौन सी धातु है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो गोल्ड यानी कि सोना पहनते हो ना आप, गहने, हाँ। सिल्वर यानी कि चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सभी धातु है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। देखो, कॉपर और सिल्वर है स्वतंत्र अवस्था में तो पाई जाती है, लेकिन वो सल्फाइड या तो ऑक्साइड यानी कि संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु देखो आप, के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, वो इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। याद रखना, ये सभी धातुएं हैं वो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करती है किसी और धातु के साथ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है और अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वो कभी भी स्वतंत्र रूप में पाई जाएगी नहीं। और सक्रियता श्रेणी के मध्य में आप देखो तो जिंक, लोहा, पीबी यानी कि लेड, ये धातु की अभिक्रियाशीलता कैसी होती है? मध्यम होती है। वो ज़्यादा अधिक क्रियाशील भी नहीं होती और ना ही कम, वो बीच में होती है। और पृथ्वी की भूपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये जो मैंने धातु आपको बताई, जिंक, आयरन और ये लेड, ये कौन से रूप में पाई जाती है? तो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। ऑक्सीजन अधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। अब हम पता है कि भाई ऑक्सीजन तो हर जगह होगा ही, ठीक है, इसलिए अधिक अभिक्रियाशीलता और
पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। देखो आप, सबसे पहला निम्न अभिक्रियाशील धातु, दूसरी मध्यम अभिक्रियाशील धातु और तीसरी उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, निम्न, मध्यम और उच्च। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरण में होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे बाजू में कि भाई आपको जो पूरी सारणी दी गई है, ऊपर वाली है जो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है और नीचे गोल्ड ये सभी जो है वो सबसे कम यानी कि स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये सारणी है कि भाई अयस्क, जब पृथ्वी की भूपट्टी में से अयस्क मिलता है तब अयस्क का सांद्रण देखो, अभी उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। उच्च अभिक्रियाशील तो वो कैसे कि भाई गलित धातु का विद्युत अपघटन करके फिर उसमें से शुद्ध धातु मिलती है। मध्यम अभिक्रिया तो वो दोनों कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मिलेगी। फिर कार्बोनेट है तो वो निस्तापन अभिक्रिया से, सल्फाइड है वो भर्जन अभिक्रिया से, फिर दोनों में से धातु का ऑक्साइड, फिर उसमें धातु का अपचयन और फिर होगा धातु का शोधन। फिर निम्न अभिक्रियाशील तो उसमें सबसे पहले सल्फाइड के रूप में, फिर उसका भर्जन, फिर उसमें से धातु और फिर परिष्करण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अयस्क में से हम धातु पा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो भी आज वीडियो में हमने पढ़ा है वो सभी चीज़ IMP है, बोर्ड में पूछने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, थैंक्स।